नमस्कार, के न्यूज के एक खास स्पेशल रिपोर्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज मानस। आज हम फिर हाजिर हैं देश विदेश की कुछ खास खबरों के साथ। सबसे पहले हम बात करेंगे पनामा सिटी में शशि थरूर के दिए गए बयान पर मचे घमासान की। साथ ही देखिए टैरिफ प्लान पर यूएस कोर्ट से ट्रंप को मिले बड़े झटके की। और चलते चलते बात होगी प्रधानमंत्री मोदी की 11 सालों की उपलब्धियों और उत्तराखंड की उम्मीदों की। तो चलिए अब चलते हैं खबरों के विस्तार में। तो स्पेशल रिपोर्ट में पहली अहम रिपोर्ट की बात करते हैं। ऑपरेशन सिंदूर के जरिए भारत एक वैश्विक संदेश देने निकला है, यही कि शांति की बात करेंगे, लेकिन सुरक्षा के सवाल पर अब चुप नहीं बैठेंगे। एक प्रतिनिधि मंडल की अगुवाई कांग्रेस के वरिष्ठ नेता डॉक्टर शशि थरूर कर रहे हैं, जो एक ओर भारत की संसद का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं और दूसरी ओर उन्हीं की पार्टी के भीतर उनकी बातों पर सवाल उठाए जा रहे हैं। पनामा में उन्होंने साफ कहा, भारत अब गांधी का दूसरा गाल नहीं बढ़ाएगा, जवाब देगा। बहरहाल क्या यह एक नया कूटनीतिक संदेश है? ये खास रिपोर्ट देखिए। पनामा सिटी में क्या बोले शशि थरूर। कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने कहा कि महात्मा गांधी का भी देश किसी हमले पर दूसरे गाल को आगे नहीं करेगा, जवाब में सख्त कार्रवाई करेगा। उन्होंने कहा कि आतंकवाद के खिलाफ भारत का रुख एकदम साफ है, हम आतंकवाद के खिलाफ पूरी दृढ़ता से खड़े हैं। उन्होंने कहा कि महात्मा गांधी ने स्वतंत्रता आंदोलन में हमें यह भी सिखाया कि हमें अपने अधिकारों के लिए खड़ा होना चाहिए। कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने अपने बयान में कहा कि आतंकवाद के खिलाफ भारत का एक कदम साफ है, हम आतंकवाद के खिलाफ पूरी दृढ़ता से खड़े हैं। उन्होंने यह बात पनामा भारतीय दूतावास में कार्यक्रम में कही। उन्होंने महात्मा गांधी के विचारों का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि स्वतंत्रता आंदोलन में हमें यह भी सिखाया गया कि हमें हमेशा अपने अधिकारों के लिए खड़ा होना चाहिए। बता दें कि ऑपरेशन सिंदूर और आतंकवाद के खिलाफ भारत का पक्ष रखने के लिए शशि थरूर सहित 7 सांसदों के नेतृत्व में ऑल पार्टी डेलीगेशन 5 देशों का दौरा कर रहे हैं। वह अमेरिका में अपना दौरा पूरा कर चुके हैं। उदित राज की प्रतिक्रिया। कांग्रेस नेता उदित राज ने शशि थरूर द्वारा बार बार पीएम मोदी की तारीफ करने वाले बयान पर कहा कि वो तारीफ कर रहे हैं, भक्ति करें, जो भी करना हो, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन अगर कांग्रेस पार्टी के हितों के खिलाफ और उसके इतिहास को मिटाने की कोशिश करेंगे तो इसका जवाब मिलेगा। कहा, आप ऐसी चीजों से बचें, आप मोदी भक्ति जितनी चाहे करें, लेकिन अगर आप कांग्रेस के इतिहास को गलत तरीके से प्रस्तुत करेंगे तो इसका जवाब मिलेगा। व्यक्तिगत राय और पार्टी लाइन के बीच टकराव। आपको बता दें कि शशि थरूर के सर्जिकल स्ट्राइक संबंधी बयानों पर कांग्रेस की नाराजगी ऐसे मोड़ पर पहुंच गई है जहां से पार्टी उनके लिए अब पहले जैसी स्थिति संभव नहीं है। कांग्रेस नेताओं द्वारा शशि थरूर को प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ की चर्चा यूं ही नहीं है। थरूर के हाल के बयानों में खासकर पनामा में दिए गए बयानों पर बखेड़ा खड़ा हो गया है। कांग्रेस पार्टी के भीतर थरूर के खिलाफ तीखी प्रक्रिया हो रही है। यही विवाद न केवल थरूर की व्यक्तिगत राय और पार्टी लाइन के बीच टकराव को दर्शाता है, बल्कि यह भी सवाल उठता है कि क्या वह वास्तव में बीजेपी या मोदी सरकार के पक्ष में बोल रहे हैं। पवन खेड़ा का किताब के जरिए वाद। पवन खेड़ा ने थरूर की 2018 में प्रकाशित पुस्तक द पैराडॉक्सिकल प्राइम मिनिस्टर का हवाला देते हुए एक अंश साझा किया, जिसमें थरूर ने लिखा था कि साल 2016 की सर्जिकल स्ट्राइक का भाजपा द्वारा चुनावी लाभ के लिए बेशर्मी से शोषण किया गया, जबकि कांग्रेस ने पहले भी ऐसी कार्रवाई की थी लेकिन उन्हें प्रचारित नहीं किया। खेड़ा ने इस अंश को साझा करते हुए लिखा कि मैं उस डॉक्टर शशि थरूर से सहमत हूं जिन्होंने 2018 में सर्जिकल स्ट्राइक के बारे में लिखा था। थरूर अपने ऑपरेशन सिंदूर के बाद 5 देशों के लिए एक सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व कर रहे हैं। शशि थरूर ने पनामा में एक कार्यक्रम में कथित तौर पर कहा कि भारत ने आतंकवादी ठिकानों पर 2016 में सर्जिकल स्ट्राइक के दौरान पहली बार नियंत्रण रेखा पार की थी। दौरे में थरूर ने आतंकवाद पर सरकार की प्रक्रिया की सराहना की। इसके बाद राजनीतिक घमासान शुरू हो गया है। थरूर ने एक्स पर लिखा कि पनामा में उनके दिन बहुत अच्छा रहा। थरूर ने कहा कि कुछ सालों बाद भारत ने आतंकवाद जैसी प्रतिक्रिया दी है, लिहाजा कांग्रेस नेता उदित राज ने थरूर के एक बयान को लेकर उन पर निशाना साधा और कहा कि भारतीय जनता पार्टी का मुख्य वक्ता घोषित कर देना चाहिए। थरूर ने पनामा में कहा कि हाल ही में वर्ष में जो
बदलाव आया है वो यह है कि आतंकवादियों को भी एहसास हो गया है कि उन्हें अपने किए की कीमत चुकानी पड़ेगी। वहीं बीजेपी ने आरोप लगाया है कि कांग्रेस नेता उदित राज राहुल गांधी के इशारों पर अपनी पार्टी के सहयोगी शशि थरूर पर निशाना साध रहे हैं, क्योंकि जब पाकिस्तान को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर बेनकाब करने की बात आई तो केरल के सांसद राष्ट्रीय हित को अपनी पार्टी और गांधी परिवार से ऊपर रखा। थरूर की स्वतंत्र छवि से कांग्रेस असहज। शशि थरूर ने हमेशा खुद को एक स्वतंत्र विचारक के रूप में प्रस्तुत किया है, जो राष्ट्रीय हितों को पार्टी लाइन के ऊपर रखते हैं। पनामा में उनके बयान, जिसमें उन्होंने 2016 की उरी सर्जिकल स्ट्राइक और 2019 की बालाकोट स्ट्राइक की तारीफ की है, उसको उन्होंने एक भारतीय के रूप में राष्ट्रीय एकता और आतंकवाद के खिलाफ मजबूत रुख समर्थन के रूप में उचित ठहराया है। उन्होंने कहा था कि भारत ने आतंकवादियों को यह संदेश दिया है कि उन्होंने यह रुख बीजेपी की आतंकवाद विरोधी नीति के साथ दिखता है। इसके चलते कांग्रेस ने खुद को असहज महसूस करने लगती है, क्योंकि पार्टी का मानना है कि इस तरह के बयान मोदी सरकार को क्लीन चिट देता है। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। तो स्पेशल रिपोर्ट में अगली अहम रिपोर्ट की बात करेंगे। अमेरिका के ट्रंप प्रशासन को एक बार फिर कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। कारण अमेरिका की एक कोर्ट ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा लगाए गए लिबरेशन डे टैरिफ पर रोक लगा दी है। मैनहट्टन स्थित एक संघीय अदालत ने फैसला सुनाते हुए कहा कि राष्ट्रपति ट्रंप ने अपने अधिकारों का दुरुपयोग किया है और ऐसा कदम उठाया जो अमेरिकी संविधान के खिलाफ है। ये खास रिपोर्ट देखें। टैरिफ प्लान पर यूएस कोर्ट से ट्रंप को बड़ा झटका। टैरिफ प्लान पर कोर्ट ने लगाई रोक। कहा, राष्ट्रपति ट्रंप ने आर्थिक अराजकता फैला दी। टैरिफ प्लान को संघीय व्यापार न्यायालय ने कर दिया खारिज। दलील दी गई 1971 में रिचर्ड निक्सन ने भी आपातकाल के तहत टैरिफ लगाया था, लेकिन कोर्ट ने दलील कर दी थी खारिज। ट्रंप प्रशासन ने अप्रैल में तमाम देशों पर भारी भरकम टैरिफ लगाने की घोषणा की थी। न्यूयॉर्क स्थित अमेरिकी राष्ट्रीय व्यापार न्यायालय के 3 न्यायाधीशों के पैनल ने ट्रंप को आपातकालीन शक्तियों वाले कानून के तहत आयात पर व्यापक टैरिफ लगाने से रोक दिया। पैनल ने कहा कि ट्रंप ने अपने अधिकार का अतिक्रमण किया है, देश की व्यापार नीति को अपनी मर्जी पर निर्भर छोड़ दिया है। पैनल ने ट्रंप को आपातकालीन शक्तियों वाले कानून के तहत आयात पर व्यापक टैरिफ लगाने से रोक दिया है। पैनल ने कहा है कि ट्रंप ने अपने अधिकार का अतिक्रमण किया है, देश की व्यापार नीति को अपनी मर्जी पर निर्भर छोड़ दिया है। उन्होंने टैरिफ को बातचीत के हथियार के रूप में इस्तेमाल किया ताकि अन्य देशों को अमेरिका के पक्ष में समझौते करने के लिए मजबूर किया जा सके। बता दें कि मामले की सुनवाई करते हुए जज टिमोथी रीव, जैन स्टानी और गैरी कैट्समैन ने 1977 के अंतर्राष्ट्रीय आपातकालीन आर्थिक शक्ति अधिनियम का हवाला देते हुए लिखा कि टैरिफ आदेश टैरिफ के माध्यम से आयात को विनियमित करने के लिए IEEPA द्वारा राष्ट्रपति को दिए गए किसी भी अधिकार से अधिक है। फैसले में कहा गया कि राष्ट्रपति को 1974 के व्यापार अधिनियम की धारा 122 के अंतर्गत यह अधिकार प्राप्त है। ट्रंप प्रशासन का तर्क खारिज। बता दें कि कोर्ट में ट्रंप प्रशासन ने दलील दी है कि 1971 में तत्कालीन राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन ने भी आपातकाल के तहत टैरिफ लगाए थे और तब कोर्ट ने उसे मंजूरी दी थी। उन्होंने यह भी कहा कि राष्ट्रपति की आपात स्थिति घोषित करने की वैधता तय करना अदालत का नहीं बल्कि कांग्रेस का अधिकार है, लेकिन अदालत ने इस तर्क को खारिज कर दिया। द गार्जियन की रिपोर्ट के अनुसार डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा दुनिया के अधिकांश देशों पर टैरिफ लगाने के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय व्यापार न्यायालय में कम से कम 7 केस रजिस्टर किए गए थे। इसी मामले पर सुनवाई करते हुए न्यूयॉर्क स्थित कोर्ट की 3 जजों की बेंच ने टिप्पणी की, ट्रंप लगातार अपने अधिकारों की सीमा से बाहर जाकर फैसले ले रहे हैं। वो अमेरिकी व्यापार नीति को अपनी मर्जी से चला रहे हैं। आपको बता दें कि अमेरिकी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार न्यायालय में यह मुकदमा छोटे व्यवसायों के एक समूह ने दायर किया था। इसमें शामिल शराब आयात यूएस सिलेक्शन के मालिक ने कहा कि टैरिफ का बड़ा प्रभाव पड़ रहा है और उनकी कंपनी शायद बच नहीं पाएगी।
वहीं ओरेगन के नेतृत्व में 1 दर्जन राज्यों ने भी मुकदमा दायर किया। अटॉर्नी जनरल डैन रेफेल ने कहा कि यह निर्णय इस बात की पुष्टि करता है कि हमारे कानून मायने रखते हैं और व्यापार संबंधी निर्णय राष्ट्रपति की इच्छा पर नहीं लिए जाते। सीनेट वित्त समिति के शीर्ष डेमोक्रेट ओरेगन के सीनेटर रॉन विडेन ने कहा कि टैरिफ के किनारे के सामान और कारों की कीमतें बढ़ा दी हैं, आवश्यक वस्तुओं की कमी का खतरा पैदा कर दिया है और बड़े और छोटे अमेरिकी व्यवसायों के लिए आपूर्ति श्रृंखला को बर्बाद कर दिया है। किस टैरिफ पर रोक, किस पर नहीं? कोर्ट ने स्टील, एल्यूमीनियम और ऑटो पर लगाए ट्रंप प्रशासन के टैरिफ पर किसी तरह की रोक नहीं लगाई है। ट्रंप प्रशासन ने पहले कार्यकाल में स्टील पर 25% और एल्यूमीनियम पर 10% का टैरिफ लगाया था। जब वो दोबारा सत्ता में आए तब उन्होंने फिर से यह टैरिफ लागू कर दिया। इस बार एल्यूमीनियम पर लगा टैरिफ भी बढ़कर 25% कर दिया है। ऑटोमोबाइल्स पर भी 25% का टैरिफ लगा है। ये तीनों टैरिफ अमेरिका के साथ व्यापार करने वाले हर देश पर लगे हैं और आगे भी जारी रहेंगे। कोर्ट ने इन पर रोक लगाई है। बता दें कि ट्रंप ने अप्रैल में IEEPA कानून का इस्तेमाल कर अपनी आपात शक्तियों के तहत रेसिप्रोकल टैरिफ लगाया था। उनका दावा था कि व्यापार असंतुलन की वजह से नेशनल इमरजेंसी की स्थिति पैदा हो गई है। फरवरी में IEEPA कानून का ही इस्तेमाल कर कनाडा, मेक्सिको और चीन पर लगाए टैरिफ को सही ठहराया था। ट्रंप प्रशासन ने भारत-पाक सीजफायर का दिया हवाला। अमेरिका की ट्रेड कोर्ट ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को झटका देते हुए लिबरेशन डे टैरिफ को अवैध बताया है। वहीं ट्रंप सरकार ने टैरिफ की पैरवी करते हुए भारत और पाकिस्तान सीजफायर का जिक्र किया। आखिर ऐसा क्यों? ये बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। दरअसल अमेरिकी कोर्ट के सक्षम अपने बयान में ट्रंप सरकार ने कहा कि टैरिफ की मदद से ही भारत और पाकिस्तान के बीच सीजफायर कराने में मदद मिली। खबरों के मुताबिक कहा गया कि 2 अप्रैल को अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने टैरिफ का ऐलान किया तो कई देशों ने तुरंत अमेरिकी सरकार से संपर्क किया। इनमें से कई देशों ने अपने हितों की वजह से अमेरिका के टैरिफ पर कोई जवाबी कार्रवाई नहीं की। बयान में कहा गया कि भारत और पाकिस्तान 2 परमाणु शक्तियों ने 13 दिनों की सैन्य कार्रवाइयों के बीच 10 मई पर सीजफायर पर सहमति बनी। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के हस्तक्षेप की वजह से दोनों देश युद्ध विराम कर पाए। ट्रंप ने दोनों देशों को ट्रेड का ऑफर दिया जिससे एक पूर्ण युद्ध की स्थिति से बचाया गया, लेकिन कोर्ट के इस फैसले की वजह से राष्ट्रपति ट्रंप की शक्तियों को सीमित करता है, जिससे भारत और पाकिस्तान ट्रंप के ऑफर की वैधता पर सवाल उठा सकते हैं, जिससे पूरे क्षेत्र में लाखों लोगों की जिंदगियां की सुरक्षा को खतरा पहुंच सकता है। भारत पाक सीजफायर को लेकर क्या कह चुके हैं ट्रंप ने हाल ही में अमेरिकी सऊदी इन्वेस्टमेंट फोरम में संबोधित कर कहा कि कुछ दिन पहले मेरी सरकार ने भारत और पाकिस्तान के बीच संघर्ष को रोकने के लिए सीजफायर करवाया। मैंने ट्रेड का बड़े पैमाने पर उपयोग किया। मैंने ट्रेड का हवाला देकर दोनों देशों से कहा कि आओ डील करते हैं, ट्रेड करें, न्यूक्लियर मिसाइल नहीं चलाएं बल्कि ऐसी चीजों का कारोबार करते हैं जो आप खूबसूरत तरीके से बनाते हैं। दोनों देशों के प्रधानमंत्री ताकतवर हैं, बहुत ताकतवर हैं, अच्छे नेता हैं, स्मार्ट नेता है। उन्होंने बात मानकर ये जंग रोक दी। कोर्ट की रोक का भारत पर असर। आपको बता दें कि 2 अप्रैल को दुनिया के लगभग हर देश पर रेसिप्रोकल टैरिफ लगाया था, जो कि 1930 के बाद से अमेरिका का सबसे अधिक टैरिफ था। रेसिप्रोकल टैरिफ स्कीम के तहत अमेरिका ने भारत पर 26% टैरिफ लगाया, लेकिन 9 अप्रैल को ट्रंप प्रशासन ने टैरिफ लागू होने पर 90 दिनों की रोक लगा दी। हालांकि सभी रेसिप्रोकल टैरिफ लगे देशों पर 10% का बेस टैरिफ लागू रहा। दुनिया के देशों पर 10% का बेस टैरिफ और चीन पर अतिरिक्त 30% का टैरिफ वैश्विक आर्थिक विकास को प्रभावित कर रहा है। क्रेडिट रेटिंग फर्म मूडी ने कुछ समय पहले ही कहा था कि इससे भारत की जीडीपी ग्रोथ 2025 में 6.7% से घटकर 6.3% हो सकती है। वहीं टैरिफ को लेकर भारत और अमेरिका के बीच एक व्यापार वार्ता
भी चल रही है, जिसमें काफी अच्छी प्रगति देखी गई है। अब कोर्ट के फैसला भारत के पक्ष में माना जा रहा है, क्योंकि इससे व्यापार वार्ता में भारत को रियायतें मिल सकती हैं। अगर आगे की भी रेसिप्रोकल टैरिफ पर रोक जारी रही तो इससे अमेरिका में भारत का निर्यात अप्रभावित रह सकता है। बाजार पर क्या हो रहा है असर? आपको बता दें कि ट्रंप के द्वारा वैश्विक स्तर पर मोदी दिवस टैरिफ लगाए जाने का असर ये हो रहा है कि दुनिया भर के बाजार पूरी तरह से लड़खड़ा गए हैं। छोटी अर्थव्यवस्थाएं पूरी तरह से तबाह होने की कगार पर आ गई हैं। हालांकि कोर्ट इस फैसले के बाद अब ट्रंप की मनमानियों पर रोक लगाने की उम्मीद में है। फिलहाल कहा जा रहा है कि कोर्ट का फैसला इस बात की पुष्टि करता है कि देश का कानून मायने रखता है और व्यापार निर्णय राष्ट्रपति की मर्जी से नहीं लिए जा सकते हैं। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। तो स्पेशल रिपोर्ट में एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। तो स्पेशल रिपोर्ट में अगली अहम रिपोर्ट की बात करेंगे। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तीसरे कार्यकाल के शपथ ग्रहण को 1 साल तो 9 जून को ही पूरा हो गया, लेकिन 26 मई 2025 को बतौर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पहले शपथ ग्रहण को 11 साल पूरे हो गए। इन 11 सालों में सरकार के कामकाज को जहां बीजेपी ने अभूतपूर्व बताया, और आपको याद होगा कि जब जब प्रधानमंत्री देवभूमि आए हैं, प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि मेरा विश्वास है कि ये दशक उत्तराखंड का होने वाला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तराखंड को हजारों करोड़ की विकास योजनाओं की सौगात भी दी है। ये खास रिपोर्ट देखिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए उत्तराखंड हमेशा से प्राथमिकता में रहा है। अगर पिछले कुछ वर्षों पर नजर डालें तो हम देख सकते हैं कि उत्तराखंड प्रधानमंत्री मोदी के दिल के बेहद करीब है। आइए बताते हैं वह खास तारीखें जब प्रधानमंत्री मोदी देवभूमि की मिट्टी से जुड़े रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 नवंबर 2021 को केदारनाथ में विभिन्न विकास कार्यों के साथ ही आदि गुरु शंकराचार्य की मूर्ति लोकार्पित करने के लिए 2021-22 के विधानसभा चुनाव और 23 मार्च 2022 मुख्यमंत्री धामी की शपथ ग्रहण में उनकी उपस्थिति राज्य के प्रति उनकी प्रतिबद्धता दर्शाती है। 21 अक्टूबर 2022 को केदारनाथ बद्रीनाथ यात्रा, 12 अक्टूबर 2023 को मानसखंड जागेश्वर आदि कैलाश दौरा, 8 दिसंबर 2023 को ग्लोबल समिट और 2 व 11 अप्रैल 2024 को लोकसभा चुनाव के दौरान उनकी मौजूदगी इसका परिणाम है। 28 जनवरी 2025 को राष्ट्रीय खेलों में उनकी भागीदारी ने खेलों को भी बढ़ावा दिया। ये सभी यात्राएं दिखाती हैं कि उत्तराखंड उनकी प्राथमिकता में है और वह इसे विकास व आध्यात्मिकता का केंद्र बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। इन तमाम दौरों में उत्तराखंड को हजारों करोड़ विकास की सौगात दी गई। वहीं कांग्रेस ने पीएम मोदी के बतौर 11 सालों के बड़े बड़े वादों को खोखले दावों में बदलकर मोदी सरकार ने देश की ऐसी दुर्दशा कर दी है कि अच्छे दिन की बात अब डरावने सपने की तरह लगती है। साथियों, उत्तराखंड की ये भूमि, हमारी ये देवभूमि आध्यात्मिक ऊर्जा से ओतप्रोत है। 4 धाम और अनंत तीर्थों का आशीर्वाद, जीवनदायिनी मां गंगा का ये शीतकालीन गद्दी स्थल आज एक बार फिर यहां आकर आप सब अपने परिवारजनों से मिलकर मैं धन्य हो गया हूं। मां गंगा की कृपा से ही मुझे दशकों तक उत्तराखंड की सेवा का सौभाग्य मिला है। कुछ नहीं आया। मोदी जी आए जरूर बहुत बार और बार बार कहा गंगा मैया ने बुलाया है, केदार बाबा ने बुलाया है, उत्तराखंड से मेरा बहुत पुराना रिश्ता नाता है, उत्तराखंड को मैं देश में नंबर 1 राज्य बनाऊंगा। ये सारी बातें उत्तराखंड में कही हैं उन्होंने। लेकिन अगर हम उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड की भौगोलिक विषमताएं आप देखिए, आपदा से हमारा चोली दामन का साथ है
और आए दिन हमारे वहाँ भू धसाव होता है, भूकंप आता है, अतिवृष्टि, ओलावृष्टि और बादल फटने की घटना होती हैं। तो हमको उस मद में हमें पैसा चाहिए था, हमें विशेष राज्य का दर्जा चाहिए था, हमें आर्थिक पैकेज चाहिए था, हमें ग्रीन बोनस चाहिए, क्योंकि हम 70% से ज़्यादा वन आच्छादित प्रदेश हैं और हमारे प्रदेश में फॉरेस्ट एक्ट या एनजीटी की वजह से बड़े बड़े इंडस्ट्रीज और मिल्स नहीं लग पाते, हमारे युवाओं के हाथों को काम नहीं मिल पाता। इसलिए भी पर्यावरण की दृष्टि से जो योगदान उत्तराखंड का है, उसके मद्देनजर हमें ग्रीन बोनस दिया जाना चाहिए था। नॉर्दर्न ईस्ट की जो हमारी 7 सिस्टर्स हैं, जो हिमालयी राज्य हैं हमारे ईस्ट में, उनको स्पेशल कैटेगरी स्टेटस मिला हुआ है। उन हिमालयी राज्यों को केंद्रीय बजट में उनके लिए अलग से बजट का प्रावधान है, जम्मू कश्मीर के लिए अलग से बजट का प्रावधान है, हिमाचल के लिए बजट का प्रावधान है, उत्तराखंड के लिए क्यों नहीं? वहीं कांग्रेस ने मोदी सरकार के 11 सालों के निराशाजनक बताया तो बीजेपी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 11 साल पूरे होने पर कांग्रेस के सवाल पर पलटवार किया। उन्होंने कहा कि बीते 11 साल भारत के अमृत काल के रहे हैं। राज्यसभा सांसद ने कहा कि आजादी के इस अमृत काल में देश ने प्रगति का जो रफ्तार की है, न रुका थकेगी, बल्कि और विश्वास और संकल्प के साथ तेजी से आगे बढ़े। प्रधानमंत्री ने उत्तराखंड के विकास के लिए डबल इंजन के महत्व को साकार किया और विश्वास व्यक्त किया कि डबल इंजन यहां तेज गति से विकास करता रहेगा। वहीं आने वाले दिनों में भारतीय जनता पार्टी मोदी सरकार 2.0 की पहली सालगिरह को लेकर देश भर में अलग अलग कार्यक्रम की तैयारी कर रही है। सरकार के स्तर पर भी 1 साल पूरा होने को लेकर कार्यक्रम की योजना बनाई जा रही है। सूत्रों के मुताबिक इस केंद्र में ऑपरेशन सिंदूर, जातिगत जनगणना का फैसला और 2047 तक विकसित भारत का रोड मैप आदि बातें रखी जा सकती हैं। डबल इंजन की सरकार में केंद्र से हर कदम पर उत्तराखंड को सहयोग मिला है और उसके कारण उत्तराखंड भी बहुत सारे काम विकास के, चाहे वो ऑल वेदर रोड हो, ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन हो, देहरादून दिल्ली एक्सप्रेसवे हो, जमनानी बांध की स्वीकृति हो, टोंस बांध की हो, लखवाड़ बांध की हो और हमारे जल विद्युत योजनाएं, सब क्षेत्र में हमको, कृषि के क्षेत्र में, टूरिज्म के क्षेत्र में और आपदा के क्षेत्र में केंद्र सरकार से लगातार हमको आर्थिक और मानवीय दोनों प्रकार का सहयोग मिला है। सिलक्यारा की घटना हुई तब भी एनडीआरएफ और केंद्र का हर कदम, रक्षा विभाग का भी हमको सहयोग मिला और हम उससे सफलतापूर्वक निपटे हैं। हर कदम पर केंद्र के साथ तालमेल मिलाकर के काम हुआ है और धामी जी के नेतृत्व में भी 25,000 लोगों को लगभग नौकरियां प्रदेश के अंदर मिली हैं, जिसमें कोई भी किसी भी प्रकार की नकल विरोधी कानून बनाने के बाद कोई पेपर लीक या नकल की कोई भी घटना नहीं हुई है। और इसी प्रकार से जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं, उसमें भी नीति आयोग की रिपोर्ट में पहले 10 में से 7 गोल्स में प्रदेश ने देश के अंदर पहला स्थान प्राप्त किया है। देखिए, वैसे तो हम क्षेत्रीय दल हैं और हम उत्तराखंड में चल रहे जो जन समस्याओं को लेकर हमेशा मुखर रहते हैं, परंतु जब ये बात आई है कि भारतीय जनता पार्टी के जो केंद्र में 11 साल हो गए हैं, वो उत्तराखंड के लिए किस ढंग से हैं, तो उत्तराखंड के लिए कोई भी केंद्र की तरफ से कोई ऐसा हम ये कह सकते हैं करिश्मा नहीं हुआ है कि जिससे हम ये कहें कि उत्तराखंड में स्वास्थ्य सेवाएं अच्छी हो गई हैं, शिक्षा अच्छा हो गया है, रोजगार की व्यवस्थाएं हो गई हैं, या फिर हम यूँ कहें कि पलायन जो हम जिसके लिए बार बार हम उत्तराखंड की हमने मांग की थी, पलायन रुक गया, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। तो हम इसको उत्तराखंड के लिए कैसे बेमिसाल माने? बस इसको बार एक यही कह सकते हैं कि एक बार पुनः जो भारतीय जनता पार्टी के जुमले होते हैं, वो इस 11 साल को पूर्ण होने पे वो उन्हें एक जुमला कह। कई सालों से पहाड़ पर पहाड़ जैसी जिंदगी काटना बेहद मुश्किल दौर रहा है। आपको बता दें कि प्रदेश का जन्म हुए 25 साल हुए हैं। उत्तर प्रदेश से अलग होने के बाद विकास के कामों में बेहद मुश्किल दौर रहा। धीरे धीरे समय बीतता प्रदेश के हालात सुधार की दिशा में कदम बढ़ाया गया। वैसे तो प्रदेश में कांग्रेस भाजपा दोनों की सरकारों ने पहाड़ के विकास को लेकर दावे बहुत किए, लेकिन विकास धरातल पर नहीं दिखा। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आने के बाद बीते इन 11 सालों में पहाड़ की दिशा और दशा में काफी सुधार देखने को मिला। जिस पहाड़ पर चलना मुश्किल हो, अब उससे मेरे पहाड़ जल्द रेलगाड़ी पर दौड़ने वाले हैं। इससे आप खुद अंदाजा लगा लीजिए कि 11 सालों में मोदी सरकार के आने से विकास और क्या गति मिली है।
तभी काम को देखकर पहाड़ की जनता ने भी 2 दशक से भाजपा की सरकार को ही चुना है। उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। तो स्पेशल रिपोर्ट में आज के लिए मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।